ये बताइए। अब सबसे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुआ, देखिए पढ़े लिखे से आप डिबेट नहीं कर सकते। हमको लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वो, तो उनका कोई ये भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो व्हाट्सएप comment नहीं करेगा, उनको कोई कुछ बोल दुर्रू राठी नहीं, उसका प्रोफेसर नहीं है दुर्रू राठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। दुराठी बताइए क्या कहे दुराठी दुर्रू राठी बोल बोले ताना सही चले। दुर्रू राठी बोल रहा था कि भारत में तानाशाही है। ये कैसा तानाशाह है जो रोज शाम को प्राइम टाइम में आकर मोदी जी को गाली देता है, फिर भी उसको पकड़ नहीं रहे। और तानाशाही की बात करते हैं तो वो बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम हैक करता है। तो हम ईवीएम की हैक करने की बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बनी। अगर ईवीएम हैक होता तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए थी। जैसे गाजीपुर में बोला कि गाजीपुर ईवीएम हैक हुआ है, तो वहाँ पे क्यों हाँ वहाँ पे पूरा सीट हार गई थी, क्यों हारी? अगर ईवीएम हैक होता तो ऐसे वहाँ पे भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी। हार जाएंगे तो जी बताइए। हार जाएंगे तो ईवीएम की गलती है, जीत गए तो फिर मतलब उनकी है, वहाँ पे ईवीएम नहीं आएगा। आप सुनिए, ये जो लोग वास्तव में लग रहा है कि तानाशाही है भारत में। मैं बता देता हूँ, तानाशाही बताता हूँ मैं होता क्या है। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्नों में पीछे ले जाऊँ, जैसे भैया ने इतिहास गिनाया, मैं ले चलता हूँ आपको 1975 में, जब माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जो कि उनके विपक्ष में था। अगर वो फैसला अगर कायम रहता तो उनका जो पद था वो चला जाता प्रधानमंत्री पद से। और उन्होंने बिना किसी के परमिशन से, बिना लोकसभा बिना राज्यसभा में कोई भी वो चर्चा पर चर्चा किए, उन्होंने सीधा इमरजेंसी लगा दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसका हनन किया गया। तो ये तानाशाही इसे कहते हैं माननीय। अभी ये अगर तानाशाही रहती तो हमारे जो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए थे, उनको बाहर क्यों आया, उनको बेल किस लिए मिली? आप उत्तर दे सकते हैं इसका? हम ये बताना चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, जो लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को बढ़ावा दे रही है। उसका मतलब होता है पिता का पुत्र के लिए किया गया शासन ही परिवार तंत्र कहलाता है। मतलब जितनी भी परिवारवादी पार्टियां, जैसे सपा बसपा, जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, वो अपने बेटा पुत्र पुत्रियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक जनता के पास मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बनने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक संरक्षित कर दिया गया है। किसके लिए? परिवार के लोगों के लिए। तो ऐसी परिवारवादी पार्टियों का भारत से सफाया हो जाएगा, क्योंकि 2014 से परिवारवादी पार्टियों का सफाया होना शुरू हो चुका था। 2019 में उनका आपको लग रहा है कि इस बार सरकार फिर आएगी? हाँ, निश्चित रूप से आएगी। बिल्कुल आएगी। 2019 में परिवारवादी पार्टियां 90% बची, लेकिन 2024 के चुनाव में परिवारवादी पार्टियों की जड़ों में परिवारवादी पार्टियों की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जिस पार्टी का जो पार्टी मतलब कई बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर अलायंस बनाई, इंडिया अलायंस। आप सोचिए, अगर इतना मतलब सबका अभी तक अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं 2-3 साल पहले, तो सभी पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बताइए, जब अगर इतनी सारी आइडियोलॉजी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कभी काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कभी सफलता प्राप्त होगी? हमेशा वहाँ पे मतभेद होगा। सरकार अगर बन भी जाती है, मैं मान लेता हूँ, बनेगी नहीं ये तो कन्फर्म है। अगर मैं एक तो सिनारियो लेके चलता हूँ, बन जाती है, तो भी ये क्या लगता है कि आपको अच्छे से फंक्शन कर पाएगी? किसी का कुछ और मत रहेगा, किसी का और कुछ मत रहेगा। कुछ पार्टियों द्वारा जो पिछले वादे किए गए हैं जो करने के, वो अलग हैं, दूसरी पार्टियों द्वारा किए गए अलग हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम भैया जुड़ गए हैं। बताइए। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित पांडे है। अच्छा बताइए किस फैकल्टी के आप? मैं यहीं से BHU से हैं। ये बताइए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 2 लाख साल में रोजगार देने के लिए बात कहते हैं, वो 2024 के चुनाव में क्यों नहीं 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं? हाँ, रोजगार का मुद्दा कहाँ चला गया है? हाँ भैया से हम पूछना चाहते हैं कि 2014 में बेरोजगारी दर कितनी थी? हाँ बताइए, 2014 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 2014 में कितनी बेरोजगारी दर बताइए आप। 2014 से 24 नहीं, आप बताइए 2014 में बेरोजगारी दर कितनी? दर की बात कर रहे हैं ना आप? बेरोजगारी दर बताइए कितनी थी? हम आपको बताइए। हम बताते हैं 2014 में भारत में बेरोजगारी दर 10 से 12% है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भारत में बेरोजगारी दर 4.6 है। और आप रोजगार की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए। आपको बता देते हैं, नोएडा में सैमसंग ने अपनी कंपनी लगाई, मोबाइल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, आपको बता देते हैं अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज्यादा भारत से देख ही नहीं सकता है। रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। अगर अमेरिका जैसे देशों की तरह हमको बनना है, चाइना जैसे देशों की तरह बनना है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना है। जब तक फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक फॉरेन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, बाकी सारी कंपनियां नहीं खुलेंगी, देश का विकास थोड़ी ना होगा। सरकारी नौकरी लेकर, मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है देश का। सरकारी नौकरी लेकर आप अपना
सोशल स्टेटस बना सकते हैं, आपका सोशल स्टेटस आपका परिवर्तित होगा, परंतु देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो नहीं कहीं से परिवर्तित होने वाली है। जितनी सरकारी नौकरियां सरकार देगी उतना अधिक सरकार पे बोझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को जो इकोनॉमी पहले ही हम लोग का बजट है, डिफिसिट बजट है, उसको बजट को मैनेज करने में और मुश्किल है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, हम लोग कौन सा फैकल्टी आपका? भैया साइंस फैकल्टी से हैं हम। भैया हम साइंस फैकल्टी से काफी डाटा वगैरह, मुझे लगा पॉल साइंस का। साइंस फैकल्टी से आप हैं ना? हाँ, मैं यही प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। एक बीएससी नर्सिंग करने में 6 से 7 लाख रुपया लग रहा है, और 5 साल करने के बाद किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए नौकरी करने के लिए तो वहाँ पे 10,000 रुपया महीना भी नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 10,000 रुपया। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ इंडिया अलायंस कहाँ पे है? पंजाब में देखिए आप, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है, केरला में आपस में लड़ रही है, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो 90% हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देंगे। तो फिर अगर 90% आरक्षण देंगे तो ये कितनी हास्यास्पद बात है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अब बताइए प्राइवेट सेक्टर का मतलब, प्राइवेट सेक्टर का गठन इसलिए किया गया ना कि बहुत हर चीज जो हो निष्पक्ष तरीके से हो। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का कोई दबाव नहीं। आरक्षण दे देंगे मतलब फिर तो वही भ्रष्टाचार वहाँ पे भी आ जाएगा। एक जो कम योग्य लड़का है वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर भी वही करेगा, जाके आराम करेगा, यहाँ पर आराम करके गया वहाँ पर भी आराम करेगा, विकास कहाँ से होगा? मैं मानता हूँ आरक्षण की जरूरत थी। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की मांग की थी, उस समय उनका जो पिछड़ा वर्ग था उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 70 सालों में काफ़ी सुधार मिलने आया है, ठीक ना। तो आरक्षण अब ठीक है, जितना है उतना रहने दीजिए, मैं खत्म करने की भी नहीं बात करूंगा, ठीक ना। जिसको मिल रहा है मिलने दीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि हम 50% आरक्षण करा देंगे, जातिगत जनगणना करवा के पिछड़े लोगों को और भर देंगे। भाई उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, अगर वो लोग नहीं पहुंच पा रहे तो हम लोग की थोड़ी निकलती है। हम जनरल कहाँ मर जाएंगे? जनरल अगर 50% आरक्षण दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोले राहुल गांधी बोले 10% हटा देंगे ईडब्ल्यूएस। भाई हम पूछ रहे हैं कि आरक्षण हटाना देना किसी के बस की बात नहीं। आरक्षण एक चक्रव्यूह है, उसको नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का जो वोट बैंक होता है उसमें टेस्ट 50% की बात की है, उसमें सभी के आरक्षण मिलेगा, जनरल हो चाहे अगर हर भैया ने कहा कि हर जाति को आरक्षण मिलेगा, ठीक ना। तो आरक्षण का मतलब क्या हुआ बताइए? अगर हर जाति को बराबर आरक्षण मिलने लगा तो आरक्षण का कोई फायदा होगा? आपको लगता है? अगर गरीब है हर, तो मैं तो कहता हूँ ईडब्ल्यूएस तो इसलिए आया है। ईडब्ल्यूएस तो इसे मैं तो कहता हूँ कि अब जो आरक्षण का है, जो भी अभी तक आरक्षण जैसा चल रहा था उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उसमें अब आरक्षण सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को अगर आरक्षण मिल रहा है तो। क्योंकि अब तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी जो SC ST के लोग हैं सभी लोग गरीब हैं, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और ऐसा भी नहीं कि हर जनरल का व्यक्ति अमीर है। मैं भी एक जनरल घर से परिवार से बिलोंग करता हूँ, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी राजशाही परिवार से हूँ, ऐसा नहीं। मेरे पास 100 बीघा खेत है, मैं भूमियार हूँ। पहले भूमियारों के पास 100 बीघा खेत हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा। तो एक जनरल भी आप चाहते हैं कि मतलब 10% आरक्षण मतलब ईडब्ल्यूएस वाला रहने चाहिए? ये तो रहे। मैं तो अगर कहूँगा कि अगर ना रहे तो किसी के लिए आरक्षण ना रहे। अगर आरक्षण दे भी रहे हैं तो मैं हर व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ कि आरक्षण हमेशा क्या मिलना चाहिए? हमेशा इकोनॉमिक बेस पे मिलना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए सुनिए होगा इससे क्या? आप देखिए, अगर एक SC है जो या ST है जो कि मान लीजिए जिसके पिता IAS हैं, ठीक ना, और वहीं पर एक SC ST है जो टीना डाबिक आ रहे हैं, ठीक ना, किसी का भी ले लीजिए, जो एक SC ST है जिसके पिता कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीब हैं। बताइए उस SC ST वाले को जिसके पिता IAS हैं उसको भी उतना आरक्षण मिल रहा है, जिसके पिता कुछ नहीं कर रहे हैं उसको भी इतना आरक्षण मिल रहा है। तो ये SC ST के बीच में ये 2 समूह बन जाएंगे। अब कुछ साल बाद ऐसा हो जाएगा ना कि एक SC ST ऊपर तबका बन जाएगा, एक SC ST फिर नीचे आ जाएगा। और फिर ये लोग रिवॉल्ट करेंगे कि हमको आरक्षण की और मांग है, हमें और गरीबी से जूझना पड़ रहा है, हमें और सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो भी आरक्षण होना चाहिए ना वो इकोनॉमिक बेसिस होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल से जुड़े। ऐसे लोगों दोस्तों लगातार BHU के हम कोशिश करेंगे, प्रयास रहेंगे कि आपको न्यूज़ दिखाया जाए। चैनल जुड़े, धन्यवाद, नमस्कार।